दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम नागालैंड में आसाम राइफल्स के हाथों मारे जाने वाले बेकसूर लोगों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, नागालैंड में 14 नागरिकों और एक सेना के जवान की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद में चर्चा की मांग की और सेना और राज्य सरकार ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। नागालैंड में हुए इस हादसे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके बाद इस घटना के बारे में अमित शाह ने दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दिया, यानी 3 बजे उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया और 4 बजे उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया। आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि गृह मंत्री ने 10 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पूर्वोत्तर राज्यों के लिए थी, यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनके बारे में हमारे गृह मंत्री ने जो कुछ कहा था वो आप जरा इस वीडियो में सुन लीजिए। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 से, तब से हमने पूर्वोत्तर के विकास को एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया है। आज पूर्वोत्तर तैयार है इसको स्वीकार कर आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा देश के आर्थिक विकास का कंट्रीब्यूटर बनने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पूर्व के साथ कनेक्टिविटी के, उसमें भी बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर का समझौता कर अब पूर्वोत्तर से बांग्लादेश की बंदरगाह 2 साल के अंदर ही जुड़ जाएगी और एक बहुत बड़ा रास्ता दुनिया भर में जाने के लिए पूर्वोत्तर में उद्योग लगाने के वालों के लिए खुल जाएगा। मित्रों, हमने 3 ई को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 3 ई में सारी बात को समराइज किया है: एम्पैथी, एम्पावरमेंट और इनेबलर। ये 3 ई के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने सबसे पहले यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापित की है। आज पूर्वोत्तर की सभी सरकारें 5 साल हो गए, कोई भी टूट फूट करे बगैर एक भी सरकार बदली नहीं है। 5 साल से सभी सरकारें चल रही है। यहाँ सारे विवादों को समाप्त करने के लिए हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा उद्देश्य हमारा है बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खानपान और विविधता को हमने ताकत बनाना है, टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा हथियार बनाना है और पूर्वोत्तर को एक विकसित क्षेत्र बनाकर आजादी के पूर्व के जीडीपी के योगदान को वापस लाना है। मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पहले बात करूंगा। आज वहां पर सभी सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ, स्थिरता के साथ काम कर रही है। चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज पूर्वोत्तर की मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में हम फिर से जनादेश लेने जाएंगे। पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होगी। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना कि गृह मंत्री बता रहे थे कि जब से मोदी सरकार आई है पूर्वोत्तर भारत की सारी समस्याएं एक तरह से समाप्त हो गई हैं और 2023 में जब फिर से चुनाव जीत कर वो आएंगे तो उस समय तक बहुत सारा विकास हो चुका होगा। सारे हवाई अड्डे जो है वो एक दूसरे से जुड़ चुके होंगे। इस भाषण में आपने सुना कि शुरुआत हुई तो मोदी सरकार से, यानी मोदी जी की गुणगान से, और समाप्ति हुई तो अगले इलेक्शन की जीत पर। शाह जी की सारी राजनीति की ये 2 केंद्र बिंदु है जिनके बीच वो घूमती रहती है और वो उसके आगे पीछे जो है वो दिखाई देते हैं। अभी आप देखें कि पूर्वोत्तर में इतना बड़ा मामला हो गया। उन्होंने लोकसभा में बताया कि उनकी नज़र जो है वो वहाँ की घटनाओं पे थी, लेकिन समाचार पत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पूर्वोत्तर के इस कोने में ये घटना हो रही है और वो जो है वो पश्चिम के आखिरी कोने जैसलमेर में जो है वो एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। तो ये जो है वो उनका काम होता है। अब ये देखें कि पिछले 5 महीनों में
जिस उत्तर पूर्व भारत के बारे में हमारे गृह मंत्री इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, वहाँ पर क्या क्या प्रमुख विवाद हुए। ये वो विवाद हैं जिन पर गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते। अरुणाचल में चीन जो है वो हमारी सीमा में घुसपैठ कर जाता है, मगर जो है वो गृह मंत्री चुप रहते हैं। अब आइए एक एक घटना की तरफ। जुलाई के महीने में पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने शिलांग के अंदर में एक मीटिंग की थी, एक बैठक की थी, और उसमें अंतर्राज्यीय सीमा के मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से, यानी बड़े अच्छे तरह से हल किया जाएगा, ये कहा था। लेकिन उसके फौरन बाद, यानी अभी वो दिल्ली लौटे ही थे कि 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच में एक सीमा समस्या पैदा हुई और वो जो है एक हिंसक झड़प में बदल गई। और उस झड़प में ये हुआ कि 6 जो है वो सैनिक उसमें मारे गए। तो आप ये देखें कि कहाँ तो सीमा के समस्याओं को हल करने की बात हो रही थी और कहीं उसके चंद दिनों बाद जो है ये हिंसा हो गई। और इसके सिलसिले में मिजोरम वालों का कहना है कि ये सीमा विवाद है और जो है वो असम वाले हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। जबकि असम का कहना यह है कि ये तो कानून व्यवस्था का मामला था, इसका सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप ये देखें कि ये दोनों मुख्यमंत्री, यानी मिजोरम के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी इस मामले में एकमत नहीं थे। अब आप देखें सितंबर 24 को क्या हुआ। सितंबर 24 को जो है वो आसाम के अंदर कथाकथित 800 परिवारों को सरकारी ज़मीन से हटाने के नाम पर कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना जो है वो दारंग ज़िले के सीपाझाड़ इलाके में हुई। वहाँ पर मोइनुल हक नाम के एक आदमी को पुलिस ने सीधे सीने पे गोली मार दी। अब वो गिर गया तो सीने पे जिसकी गोली लगी है उस पर भी लाठियाँ बरसाई गई और उनके साथ जो फोटोग्राफर था विजय शंकर बनिया, वो जो है उसके ऊपर कूदने लगा। और दूसरे एक नौजवान 13 साल के बच्चे की जो है वो हत्या हुई। शेख फरीद, वो बेचारा अपना आधार कार्ड लेकर आ रहा था, उसको भी जो है वो गोली लगी और उसका जो है वो निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने इस पर अफसोस का इजहार तो किया और जांच का हुक्म भी दिया, लेकिन कोई कंपनसेशन की बात नहीं की और यह मामला मुख्यमंत्री से आगे नहीं बढ़ा। केंद्र के किसी मंत्री ने जो है वो इसके ऊपर टिप्पणी करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब देखिए अक्टूबर में त्रिपुरा के अंदर जो है वो दंगे हो गए और एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर जो है वो वीएचपी वालों ने जो है वो रैलियां निकालनी शुरू कर दी। 21 तारीख को और 26 तारीख को जो है वो विश्व हिंदू परिषद की रैली निकली और उसमें जो है वो मस्जिदों पे हमले किए गए और जो है मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया। और उस पर जब लोगों ने उस खबर को जो है वो सच्ची खबर को वहाँ जा करके जो है वो सोशल मीडिया में डाला तो सरकार ने 102 लोगों पर जो है वो बगावत का, सेडिशन का मुकदमा लगा दिया। बाद में पता चला कि ये सारा हंगामा जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन जीतने के लिए था और बीजेपी को इसमें जो है वो बड़ी सफलता मिली और हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री को जो है वो बधाई दी। 13 नवंबर को मणिपुर में एक और दुखद घटना घटी। वहाँ पर जो है वो घात लगाकर बैठे हुए थे कुछ चरमपंथी उग्रवादी लोग। तो वहाँ से असम राइफल्स की एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 जवान आ रहे थे और इन 5 के अलावा विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और पुत्र भी उसमें थे। तो पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया कांग लीपाक ने जो है वो उस पर जो है वो हमला कर दिया और जो है वो विस्फोट में ये सारे लोग जो है वो 7 लोग मारे गए। पूर्वोत्तर में पहली बार उग्रवादियों ने किसी सुरक्षा अधिकारी के परिवार को निशाना बनाया और उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी जो है उल्टा विप्लव त्रिपाठी पे डाल दी कि ऐसे संवेदनशील इलाके में वो जिन्होंने अपने परिवार को बुलाया ही क्यों। तो ये जो है वो एक और घटना है मणिपुर की। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अमित शाह ने सुबह एक ट्वीट किया कि मैंने उन लोगों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य ने उच्च स्तरीय विशेष
जांच दल का गठन किया है और वो जो है वो शोक संतप्त परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस घटना की जांच कर रहा है, यानी एसआईटी बनाई गई है। तो ये ट्वीट तो उन्होंने सुबह कर दिया और सेना ने भी जो है वो जांच शुरू कर दी है, ये भी बताया। और शाम में 3 बजे उन्होंने ये बताया कि लोकसभा में कि जो है वो गलत पहचान की वजह से एक ट्रक जिसमें के कुछ मजदूर आ रहे थे उस पर जो है वो सेना ने गोली चला दी और उसमें 6 लोग मारे गए। और उसके बाद जो है वो फिर लोगों ने जो है वो हमला कर दिया सेना के कैंप के ऊपर। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा में जो है वो गोली चलाई, उसमें 6 लोग मारे गए और बाद में फिर एक और मारा गया और एक सेना का जवान भी जो है वो उसकी मृत्यु हुई। तो ये सब डिटेल गृह मंत्री ने लोकसभा में पेश की। इसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो संवेदना व्यक्त की उन लोगों के प्रति जो कि इसमें जिनकी हत्या हुई, या खेद भी व्यक्त किया और संवेदना भी व्यक्त की। ये अच्छी बात है। इसमें देखिए ख़ास बात ये है कि जो लोग पुलिस की गोली से मिलिट्री की गोली से गलती से मरे उनके बारे में संवेदना, और जिन लोगों ने सेना पे हमला किया और इसकी वजह से उन पर गोली चलाई गई उनके लिए भी गृह मंत्री ने अपनी संवेदना और अपना खेद व्यक्त किया। यानी इनके दरमियान कोई भेदभाव नहीं किया। और यही राजधर्म है कि आप जो है वो लोगों के दरमियान, मरने वालों के दरमियान जो है वो किसी तरह का भेदभाव ना करें। और यही बात ये जो है वो अटल जी ने नरेंद्र मोदी जी को बताई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि आप जो है वो राजधर्म का पालन कीजिए। तो राजधर्म का पालन एक तरफ तो इन्होंने किया हमारे गृह मंत्री ने, और ये अच्छी बात है। लेकिन इस राजधर्म का पालन जो है वो सारे देश में होना चाहिए, इसलिए कि ये सारे राज्य भारत का हिस्सा है और पूरे देश में रहने वाले सभी नागरिक जो है वो भारत के नागरिक हैं। तो सभी के साथ जो है वो इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कश्मीर में अगर ऐसी घटना घटी तो आप जो है उनको आतंकवादी कह दें, और अगर यही घटना जो है वो नागालैंड में घटे तो आप उसको उग्रवादी या विद्रोही कह दें। ये इस तरह का जो है वो अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जिसके ऊपर भी जो है वो जुल्म हो, अत्याचार हो, तो सरकार का काम ये है कि वो जो है वो उसके लिए संवेदना व्यक्त करे और जिन पर जुल्म हुआ है उनको जो है वो न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करे, जैसा कि अभी नागालैंड में हो रहा है। और ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने गलत पहचान की वजह से 6 लोगों को जो है वो बेकसूर लोगों को मारा है, उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की गलती जो है वो दोबारा ना हो। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।